हेलो स्टूडेंट्स, कबीर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स हो या मेंस, हर जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट आपको मालूम ही है कि हम इसे वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर फैक्ट्स। पर्यावरणीय समस्याएं किसी एक देश तक सीमित नहीं होती, इसलिए ये वैश्विक राजनीति का विषय है। ग्लोबल कॉमन्स में वायुमंडल वायुमंडल, महासागर, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष शामिल है। तो ग्लोबल कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्या क्या आता है इसमें? वायुमंडल, महासागर, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष शामिल है। वैश्विक तापन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी डालता है। सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व पर्यावरणीय समझौतों का आधार है। सतत विकास की अवधारणा ब्रिटलैंड रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। सतत विकास वर्तमान और भविष्य की जरूरतों में संतुलन सिखाता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ता है। औद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वनों की कटाई जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण संकट को बढ़ाता है। उत्तर दक्षिण विभाजन पर्यावरणीय राजनीति की प्रमुख बहस है। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। विकासशील देश विकास के अधिकार पर जोर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र तल में वृद्धि होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। पर्यावरणीय आंदोलन सरकारों पर नीति बदलने का दबाव डालते हैं। पर्यावरण और विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा मानव सुरक्षा का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो ये थे आज के 25 वन लाइनर फैक्ट्स। चलिए अब देखते हैं कुछ 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ब्रिटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो वो है ग्रीन हाउस गैसें। सीबीडीआर यानी क्या फुल फॉर्म है इसकी? पूरा नाम बताइए। तो क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। पर्यावरण संरक्षण किस स्तर पर सहयोग मांगता है? तो यह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 2 मार्क्स का देखते हैं। सतत विकास की परिभाषा लिखिए। आंसर, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतें पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। तो ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन क्षरण से जुड़ी एक समस्या लिखिए। तो समस्या क्या होती है? त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, यानी स्किन कैंसर। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है? वे आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए किए जाते हैं, ऐसे आंदोलनों को पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। उत्तर और दक्षिण देशों में एक अंतर लिखिए। तो उत्तर के देश अधिक औद्योगिक और अधिक प्रदूषणकारी हैं, जबकि दक्षिण देश विकासशील और कम प्रदूषणकारी हैं। अब देखते हैं 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ग्लोबल कॉमन्स क्या है? उदाहरण दीजिए। अभी हमने ये टर्म देखा था। ग्लोबल कॉमन्स वे संसाधन हैं जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। उदाहरण ले सकते हैं वायुमंडल, महासागर और अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष। वैश्विक तापन क्या है? इसके 2 प्रभाव लिखिए।
वैश्विक तापन पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। इसके प्रभाव देखेंगे, समुद्र स्तर में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना यानी ग्लेशियर्स का पिघलना। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का महत्व बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया था, तो इसका मेन चीज याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? तो ओजोन परत की रक्षा के लिए। इसने ओजोन नाशक पदार्थों पर नियंत्रण लगाया। इसे सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता माना जाता है। पर्यावरणीय सुरक्षा को मानव सुरक्षा का भाग क्यों माना जाता है? क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं सीधे मानव जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका और अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसलिए पर्यावरणीय सुरक्षा को मानव सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। इसे नष्ट होने से पर्यावरणीय संकट बढ़ता है। लॉन्ग आंसर 5 to 6 मार्क्स वाले देखते हैं। पर्यावरण को वैश्विक राजनीति का मुद्दा क्यों माना जाता है? पर्यावरण को वैश्विक राजनीति का मुद्दा इसलिए माना जाता है क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और जैव विविधता ह्रास किसी एक देश तक सीमित नहीं होते। ये समस्याएं सभी देशों को प्रभावित करती हैं और इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संधियां और संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी कारण पर्यावरण वैश्विक राजनीति का प्रमुख विषय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत को समझाना है। ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन यह जिम्मेदारी समान नहीं हो सकती। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक है। विकासशील देशों को अपने विकास के लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य पर्यावरणीय समझौतों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर, सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह अवधारणा ब्रिटलैंड रिपोर्ट से जुड़ी है। उत्तर दक्षिण विभाजन क्या है? उत्तर दक्षिण विभाजन विकसित यानी उत्तर के जो देश है और विकासशील जो कि दक्षिण देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय असमानता को दर्शाता है। विकसित देश अधिक औद्योगिक और ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि विकासशील देश कम प्रदूषण के बावजूद अधिक प्रभावित होते हैं। यही पर्यावरणीय राजनीति की प्रमुख बहस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते समझाइए। तो दो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करते हैं। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ये किस लिए था? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, जो इसके 10 साल बाद हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष रूप से विकसित देशों पर बाध्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की समस्या को वैश्विक राजनीति का मुद्दा क्यों माना जाता है? पर्यावरण की समस्या को वैश्विक राजनीतिक नीति का मुद्दा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह किसी एक देश तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए देशों के बीच सहयोग, संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते आवश्यक हैं। इसलिए यह वैश्विक राजनीति का विषय बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के कारण बताइए। उत्तर, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के प्रमुख कारण हैं औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, विकासशील देशों में पर्यावरणीय नियमों की कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसके प्रभाव बताइए। आंसर, वैश्विक तापन पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को कहते हैं, जो मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के कारण होती है। प्रभाव क्या है इसके? समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है और ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं, हिमनदों का पिघलना, जलवायु परिवर्तन, कृषि पर नकारात्मक प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत समझाइए। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है। विकासशील देशों को विकास के लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य पर्यावरणीय समझौतों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े किसी दो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का वर्णन कीजिए। ये हम कर चुके हैं पहले भी शायद। तो एक क्योटो प्रोटोकॉल है और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी होती है। 1997 का है क्योटो प्रोटोकॉल। और दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता है। ये सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, इस आंसर को हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करे। इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण तीनों का संतुलन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय राजनीति में उत्तर दक्षिण विभाजन क्या है? उत्तर दक्षिण विभाजन भी हम देख चुके हैं। उत्तर देश में आते हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, वही अधिक औद्योगिक हैं, अधिक प्रदूषण फैलाते हैं ये। और दक्षिण देश में विकासशील देश आते हैं जो कि कम प्रदूषण लेकिन अधिक प्रभावित होते हैं। विकासशील देशों का तर्क है कि विकास का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, इसलिए इनको कुछ छूट दी गई है। आगे देखते हैं जो कुछ यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। पर्यावरणीय संकट को मानव सुरक्षा का विषय क्यों माना जाता है? तो इसका इंट्रो स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस भी लिए हैं इसमें, ताकि आप इसका फॉर्मेट समझ पाए क्वेश्चंस का। हमेशा आपको क्वेश्चंस में पहले उसको इंट्रो देना है 1 या 2 लाइन का, उसके बाद उसके बारे में डिटेल लिखने हैं और लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना होता है। ठीक है, चलिए। तो इसका इंट्रो देखते हैं। परंपरागत रूप से सुरक्षा को सैन्य खतरे से जोड़ा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में पर्यावरणीय संकट मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन गया है, इसलिए इसे मानव सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। अब इसका मेन बॉडी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन के आंसर का। नंबर 1, जीवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव है इसका, कैसे बताएंगे? जलवायु परिवर्तन से हीट वेव, बाढ़, सूखा और नई बीमारियां बढ़ रही हैं। खाद्य सुरक्षा पर संकट है, कैसे? कृषि उत्पादन में गिरावट, अनियमित मानसून और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है। जल संकट, ग्लेशियर पिघलने और भूजल दोहन से पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। आजीविका और विस्थापन, तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर वृद्धि से जलवायु शरणार्थी बढ़ रहे हैं। सामाजिक अस्थिरता, संसाधनों की कमी से संघर्ष और हिंसा की संभावना फैल रही है। निष्कर्ष देखेंगे इसका कंक्लूजन। इस प्रकार पर्यावरणीय संकट केवल प्राकृतिक समस्या नहीं बल्कि मानव जीवन, सम्मान और अस्तित्व से जुड़ा सुरक्षा मुद्दा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन पर्यावरणीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? तो उत्तर दक्षिण विभाजन विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक और पर्यावरणीय असमानता को दर्शाता है। इसका अब मेन आंसर का पार्ट देखते हैं। ऐतिहासिक प्रदूषण है, यानी विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति से भारी प्रदूषण किया है। वर्तमान प्रभाव, विकासशील देश कम प्रदूषण के बावजूद जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित है। जिम्मेदारी पर विवाद है, फिर भी विकसित देश जो है समान जिम्मेदारी चाहते हैं, जबकि विकासशील देश जो है वो सीबीडीआर यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देते हैं। ठीक है, वित्त और तकनीक हस्तांतरण, यानी विकासशील देशों की प्रमुख मांग है कि उन्हें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, जिससे वो भी इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकलता है इसका, उत्तर दक्षिण विभाजन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों की गति और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास और आर्थिक विकास के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। भूमिका, आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन यदि यह पर्यावरण को नष्ट करता है तो दीर्घकालिक नहीं हो सकता। मुख्य भाग देखते हैं इस आंसर का। सतत विकास आर्थिक विकास को नकारता नहीं बल्कि संतुलित करता है। इसमें 3 स्तंभ शामिल हैं, कौन से? आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण। ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं, सतत विकास आर्थिक विकास को दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण बनाता है।
अब कुछ यूपीपीसीएस मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरणीय समस्याएं सीमाओं से परे प्रभाव डालती हैं, यानी किसी भौगोलिक सीमा में लिमिटेड नहीं होती। ये पर्यावरणीय समस्याएं पूरे ग्लोबल यानी कि वैश्विक समस्याएं होती हैं। इसका मुख्य भाग देखते हैं आंसर का। प्रदूषण का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। ग्लोबल कॉमन्स का साझा स्वरूप, तकनीक और वित्त की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चुके हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? वैश्विक सहयोग के बिना पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। इंट्रो देखते हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता से सतत विकास की अवधारणा उभरी। मेन पार्ट परिभाषा ब्रिटलैंड रिपोर्ट में दी गई है। प्रमुख तत्व क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पीढ़ीगत न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण, और निष्कर्ष कहता है सतत विकास ही दीर्घकालिक मानव कल्याण का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो मुख्य प्रभाव क्या है इसके? कृषि उत्पादन में गिरावट, खाद्य और जल संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, गरीबी और असमानता में वृद्धि, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय पलायन। बच्चों, आप इस जो मैंने हेडिंग्स दी हैं इनको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर देखने में बड़ा लगेगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ग्लोबल वार्मिंग विकास की उपलब्धियों को उलट कर सकती हैं। पर्यावरणीय आंदोलन नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं? तो इसका मेन पार्ट में हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आप बहुत बार ले चुके हैं, लिख दीजिए। मुख्य भाग में जन जागरूकता चाहिए, सरकारों पर दबाव पड़ता है, पर्यावरण कानूनों का निर्माण होता है। उदाहरण क्या है? जैसे हमारे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि भारत में एग्जाम्पल है। निष्कर्ष देखते हैं तो क्या है? पर्यावरणीय आंदोलन लोकतांत्रिक नीति निर्माण को मजबूत करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट, यानी कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, मैं बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वही पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पर्यावरणीय समस्याएं किस स्तर की होती हैं? तो कैसी होती है पर्यावरणीय समस्या? ये वैश्विक स्तर की होती है। ऑप्शन डी इज राइट। निम्न में से कौन ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है ग्लोबल कॉमन में? नदियां नहीं है, वायुमंडल है, महासागर है, अंटार्कटिका भी है, और बाह्य अंतरिक्ष भी है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ये करती है पराबैंगनी किरणों से, यानी उत्तर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? ओजोन संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल था किस वर्ष बताइए? ऑप्शन सी, यानी 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या था? ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम करना। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का संबंध है किससे? पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, उत्तर बी। नेक्स्ट है, सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से जुड़ी है? तो सतत विकास की अवधारणा किससे जुड़ी है? ये ब्रिटलैंड रिपोर्ट से जुड़ी है। उत्तर बी। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य? है वर्तमान और भविष्य में संतुलन बाकी चलना, यानी ऑप्शन सी। उत्तर दक्षिण विभाजन का संबंध किससे है? तो ये किससे है? पर्यावरणीय जिम्मेदारी, यानी ऑप्शन बी। विकसित देशों की विशेषता क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? तो अधिक ऐतिहासिक प्रदूषण है, ऑप्शन सी। विकासशील देश किस बात पर जोर देते हैं? तो विकासशील देश जो होते हैं किस पर? विकास का अधिकार, यानी ऑप्शन बी। जैव विविधता का अर्थ है जीवन की विविधता, ऑप्शन सी। वनों की कटाई का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वनों की कटाई का सीधा प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है, ऑप्शन बी। पर्यावरण सुरक्षा किसका हिस्सा है? तो ये किसका है? मानव सुरक्षा का हिस्सा है, ऑप्शन सी। समुद्र स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र स्तर किस वजह से बढ़ेगा? अगर ग्लेशियर्स पिघल गए, यानी हिमनदों का पिघलना, ऑप्शन सी। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या आवश्यक है?
तो समस्याओं के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी आंसर ऑप्शन बी। पर्यावरणीय आंदोलन किसके खिलाफ होते हैं? तो पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ होते हैं, उत्तर बी होगा। ग्लोबल कॉमन्स का प्रबंधन किसके द्वारा होना चाहिए? तो किसके द्वारा होता है ये? सभी देशों द्वारा होना चाहिए इसका प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये सबसे ज्यादा विकासशील देशों में पड़ता है, यानी ऑप्शन बी। प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, यानी ऑप्शन ए। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध कैसा है? तो पर्यावरण और विकास दोनों परस्पर संबंधित है, ऑप्शन सी। ओजोन क्षरण से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो हमने पढ़ा था त्वचा का कैंसर, ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस लेवल के एमसीक्यूज। सबसे पहले ग्लोबल कॉमन्स में निम्न में से कौन शामिल है? तो ग्लोबल कॉमन्स में क्या है बताइए? अंटार्कटिका शामिल है, ठीक है, ऑप्शन बी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा का आशय है, क्या है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या होना चाहिए? यह साझा संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, ऑप्शन बी। क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 कंट्रीज से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइए? एनेक्स 1 कंट्री से मतलब है विकसित और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं, ऑप्शन सी। कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो कौन है कार्बन सिंक का सर्वोत्तम उदाहरण? महासागर और वन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकासशील देशों द्वारा समर्थित है? तो ये सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें है सभी देशों की भागीदारी, ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर दक्षिण विभाजन पर्यावरणीय राजनीति में किस बात को दर्शाता है? तो ये प्रदूषण और विकास की असमान जिम्मेदारी, यानी ऑप्शन बी। ब्रटलैंड रिपोर्ट का मुख्य योगदान क्या है? यह है सतत विकास की परिभाषा मिली है हमें यहाँ से, ऑप्शन बी। जैव विविधता सम्मेलन यानी का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है जैव विविधता सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य? तो ये क्या है? अनिवार्य उत्सर्जन कटौती, ठीक है। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का तात्पर्य क्या है? तो क्या है? मानव जीवन और आजीविका की सुरक्षा, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? अभी हमने देखा था, कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। जलवायु परिवर्तन पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? द्वीपीय और गरीब देशों पर, ठीक है, ऑप्शन बी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापता है, क्या होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? ये क्या मापता है? संसाधन उपभोग का स्तर, कि कितना आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरणीय रूप है? तो प्राकृतिक संसाधनों का नवीकरणीय रूप कौन सा है? यह है सौर ऊर्जा। क्लाइमेट जस्टिस की मांग किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए जवाबदेही, यानी ऑप्शन बी। असर्शन है, ये क्वेश्चन आपका है असर्शन रीजन वाला। विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, इसका रीजन दिया है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इन्हीं देशों में हुई, ठीक है। तो क्या सही होगा इसमें बताइए आंसर? ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, या फिर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है इसमें। निम्न में से कौन पर्यावरणीय आंदोलन का उदाहरण है? तो पर्यावरणीय आंदोलन कौन सा हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी था। पॉल्यूटर सेज प्रिंसिपल, सॉरी, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ है, मतलब कि जो प्रदूषण करेगा वही उसका खामियाजा भी भुगतेगा, यानी प्रदूषण करने वाला लागत वहन करे, ऑप्शन सी। प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन का परिणाम नहीं है, क्या नहीं है अतिदोहन का परिणाम? तो ये क्या नहीं है? सतत विकास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी। ग्रीन पॉलिटिक्स का मुख्य फोकस पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन नहीं है?
तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सारे पर्यावरण से रिलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये क्लाइमेट चेंज का है, ये WWF यानी फंड है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड की अवधारणा लागू होती है किस पर? तो ये ग्लोबल कॉमन्स पर लागू होती है। अभी हमने देखा ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG लागू हुए, कब लागू हुए SDG? तो ये हुए थे 2015 में। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। इंटर जनरेशनल इक्विटी, इंटर जनरेशनल इक्विटी का क्या अर्थ है? तो ये क्या है? पीढ़ियों के बीच न्याय होना चाहिए, इंटर जनरेशनल। तो ऑप्शन बी है। पर्यावरणीय समस्याओं को सुरक्षा मुद्दा मानने का कारण है, क्या है? क्योंकि ये मानव अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चों, ये आपको क्लास कैसी लगी? आप हमें मैसेज भी क्या करें, ताकि हम जान पाए कि हमारा प्रयास कहाँ तक सफल हो रहा है। लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।